जहांगीर आलम आप सभी लोगों का सरफेस केमिस्ट्री के भाग 7 में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सरफेस केमिस्ट्री के इस भाग 7 को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों भाग 6 में हम लोग पढ़े थे कैटालिस्ट के बारे में, कैटालिसिस के बारे में पढ़े थे, प्रोमोटर के बारे में पढ़े थे, यानी कि उत्प्रेरक वर्धक के बारे में हम लोग पढ़े थे और उत्प्रेरक विष के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो कैटालिस्ट क्या है बच्चों? कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, ठीक है। हेडिंग हम लोगों का था उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो देखिए उत्प्रेरण के बारे में समझने से पहले हम लोग चर्चा किए थे उत्प्रेरक के बारे में। हम लोग क्या जाने थे बच्चों उत्प्रेरक के बारे में? कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करते है, यानी कि बढ़ा देता है, किंतु अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात उसके गुणीय मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। यही है उत्प्रेरक, इसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? तो यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे वाले वीडियो को देखें जरूर, ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक नया जो टॉपिक मिल रहा है उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि नए टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बच्चों उत्प्रेरक जो है एक अभिक्रिया होता है। कोई भी अभिक्रिया, मान लीजिए कि हर अभिक्रिया का एक अपना पाथ होता है। मान लीजिए कि हम ग्राफ देते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर चुके थे। एक ये मान लीजिए कि ग्राफ है, ग्राफ में ये एक शख्स है, एक शख्स में हम लिए थे अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक है। ये भी चैप्टर 4 यानी कि इसके पहले वाला जो चैप्टर हम लोग ख़त्म किए हैं उसमें इसकी चर्चा की जा चुकी है। कहने का मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालिस्ट में हम लोग वहाँ पे इस ग्राफ को खींचे थे। एक अभिक्रिया निर्देशांक होता है और ये क्या है? ऊर्जा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग पीछे वाले वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इधर एक शख्स पे हम क्या लेते हैं बच्चों? अभिक्रिया निर्देशांक, और वाई अक्ष पे क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं। तो हर अभिक्रिया का एक अपना पथ होता है, एक अपना वास्तविक पथ होता है। अभिक्रिया अभिकारक से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है बच्चों? अभिक्रिया अभिकारक से स्टार्ट होती है और बच्चों प्रतिफल के पास पहुँचती है। और किससे होते हुए? तो मध्यवर्ती से होते हुए। कहाँ से होते हुए? मध्यवर्ती से होते हुए प्रतिफल के पास पहुँचती है। तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस अभिकारक का ऊर्जा लेवल मान लेते हैं ये है, और ये एक पथ को फॉलो करते हुए अभिक्रिया का ये जो है एक पथ को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट के पास आती हैं। यानी एक पथ को फॉलो करते हुए कहाँ आती है बच्चों? प्रतिफल के पास आती है, ठीक। इसी दौरान इसको यहाँ से पीक पे जाना होता है। पीक समझ में आता है? चोटी, यानी कि यहाँ तक जाना होता है। और अभिक्रिया का जो पीक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मध्यवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ऊर्जा लेवल है अभिकारक का। प्रतिफल का ऊर्जा लेवल उससे कम है, लेकिन अभिकारक को पहले कहाँ जाना? इस पथ से होते हुए जाना, तो पहले उसको मध्यवर्ती के पास जाना पड़ता है बच्चों। तो कहने का मतलब कि अभिकारक का ऊर्जा लेवल हमको बढ़ाना है, मध्यवर्ती तक पहुँचाना है, तो इतना एनर्जी हमको देना पड़ता है। कितना एनर्जी बच्चों? इतना एनर्जी हम देंगे, ठीक है, तब ये अभिकारक है यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस लेवल तक पहुँच जाएगा, यानी मध्यवर्ती के ऊर्जा लेवल तक पहुँच जाएगा। कब? जब इतना एनर्जी देंगे, इतना ऊर्जा देंगे। तो किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम बोले थे, बताए थे कि अभिकारक अगर मध्यवर्ती तक पहुंच गया तो उसको प्रतिफल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अभिक्रिया में काम बस यही है कि अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचा दे। तो अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचाने में एक एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रियन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा याद कीजिए, हम लोग क्या लिखे थे? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचा देता, मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रियन ऊर्जा। तो ये अभिक्रिया का पथ होता है, किसी भी अभिक्रिया का यही पथ होता है कि अभिक्रिया अभिकारक से स्टार्ट होता है, फिर जाते जाते कहाँ जाता है बच्चों? मध्यवर्ती के पास जाता है, और मध्यवर्ती के पास जाते जाते उसके बाद मध्यवर्ती के बाद प्रतिफल के पास पहुँचता है। तो ये क्या है? अभिकारक का रास्ता है, पथ है। तो ये जो पथ है अभिक्रिया पथ, अभिक्रिया पथ बच्चों, तो ये संकीर्ण ऊर्जा, अभी ये इस रिएक्शन में हम
कैटालिस्ट का यानी कि उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किए हैं, यानी कि ये दोनों उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। क्या? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, अनुपस्थिति, ठीक। यानी कहने का मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा ये है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया पथ ये है। लेकिन बच्चों उत्प्रेरक जब भी हम किसी अभिक्रिया में डालते हैं तो वो क्या करता है? तो उत्प्रेरक हम जब अभिक्रिया में डालते हैं तो अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, यानी कि एक आसान रास्ता प्रदान करता है जिससे वह अभिकारक से होते हुए प्रतीक फल के पास आसानी से पहुंच जाए, कम समय लगे। तो ये करता क्या है, ये जो चोटी है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, जाएगा अभिकारक से प्रतिफल के पास ही, लेकिन ये एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान कर देता है। ये भी पथ है, अभिक्रिया पथ, अभिक्रिया पथ। लेकिन ये कैसा पथ है? जब हम उत्प्रेरक दे दिए हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये पथ है, ठीक है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे उत्प्रेरक हम डालेंगे अभिक्रिया में तो ये मध्यवर्ती का जो लेवल है यानी संकीर्ण ऊर्जा जो इतना था, अब संकीर्ण ऊर्जा घट के क्या हो जाता है? इतना हो जाता है, यानी कि अब संकीर्ण ऊर्जा इतनी हो जाएगी, इतनी ये संकीर्ण ऊर्जा हो जाएगी बच्चों। ये डैश लिख देते हैं। ये संकीर्ण ऊर्जा किस पे है? जब हम उत्प्रेरक डालते हैं। तो उत्प्रेरक डालते हैं तो हमने क्या देखा कि जब हम उत्प्रेरक डालते हैं तो ये जो वास्तविक पथ है, वास्तविक पथ से होते हुए अभिकारक जो है वास्तविक पथ से होते हुए प्रतिफल की ओर नहीं जाता है। क्या होता है? एक वैकल्पिक रास्ता प्राप्त कर लेता है, यानी कि इस पीक तक नहीं पहुंचता है, इस एक वैकल्पिक रास्ते से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? प्रतिफल के पास पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर इस पथ से होते हुए जाए यानी वास्तविक पथ से होते हुए जाए तो उससे अधिक समय लगता, और वैकल्पिक पथ से होते हुए जाएगा तो क्या कम समय लगेगा। मान लीजिए कि वास्तविक पथ से होते हुए, मान लीजिए कि वास्तविक पथ से होते हुए 2 घंटा लग रहा है और वैकल्पिक पथ से यानी कि इस पथ से जाता है तो 1 घंटा लगता है। तो आप बताइए किसमें रफ्तार उसका अधिक होगा? तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा यानी कम समय लगा तो उसमें क्या उसका रफ्तार अधिक है। तो उत्प्रेरक का काम क्या है? तो अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? बढ़ा दे, यानी कि अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो लेकिन अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात जब आर से पी के पास पहुंच जाता है तो जो इसमें हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं उसके गुण या मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। यानी अभी का उत्प्रेरक क्या है बच्चों? वैसे रासायनिक पदार्थ जो क्या करे? अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ प्रदान करे, यानी कि इस पथ से न जाने दे, एक छोटा रास्ता, लघु रास्ता दे दे अभिक्रिया को, यानी अभिक्रिया को एक वैकल्पिक पथ प्रदान करे, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, यानी कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे, किंतु अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात उसके गुण या मात्रा में कोई परिवर्तन ना आए, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? उत्प्रेरण कहलाती है। तो हम लोग उत्प्रेरण के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो आप लोग समझ गए उत्प्रेरक क्या? वैसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है? परिवर्तित करता है, किंतु अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात उसके गुण या मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? उत्प्रेरण कहलाती है। और 2 चीज था हम लोग पढ़े थे, उत्प्रेरक पढ़ लिए थे, एक था उत्प्रेरक बीज, एक था उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक पढ़े थे हम लोग, और एक था उत्प्रेरक बीज, उत्प्रेरक बीज। तो बच्चों उत्प्रेरक वर्धक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोमोटर यानी प्रोमोट करे, जो आपको क्या कर दे? बढ़ा दे। तो उत्प्रेरक का काम है कि अभिक्रिया को एक लघु पथ प्रदान करे, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, और अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक बढ़ाता है। अभिक्रिया के वेग पर कौन प्रभावित करता है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता को बढ़ा दे, यानी कि यह अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उत्प्रेरक। कुछ वैसा पता जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता बढ़ा दे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता को घटा देता है उसको उत्प्रेरक बीज कहते हैं। विष जो कि दे तो जीवन खत्म कर दे, विष यानी जहर, पॉइजन, यानी कि अगर पॉइजन कहीं भी दे, अपने शरीर में आप पॉइजन लेते हैं तो आपका जीवन क्या होता है? आपके जीवन का अंत हो जाता है। तो अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक बीज का यूज करते हैं तो वह क्या करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है। और अभिक्रिया में उत्प्रेरक वर्धक का यूज करते हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो है उसको ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में समझे थे, इसलिए आप लोग पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। उसके लिए आपको लिंक नीचे दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसको लिंक पे एक्टिव करें, यानी कि लिंक पे जाए और पिछले वाला यानी भाग 6 को जरूर देखें, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं
कैटालिस्ट हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं कैटालिस्ट का वर्गीकरण करते हैं। तो देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरण के प्रकार यानी उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो उत्प्रेरण जो है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। तो हम दोनों को समझते हैं, समांगी उत्प्रेरण क्या है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। तो बच्चों पहले हम ये समझते हैं कि इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया। तो इनका वर्गीकरण अभिकारक तथा उत्प्रेरक, क्या अभिकारक और उत्प्रेरक। आप सभी जानते हैं अभिकारक क्या, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्प्रेरक क्या, जो अभिक्रिया की दर को क्या करते, बढ़ा दे, उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। इनकी भौतिक अवस्था, इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पे इनको हम लोग दो भागों में बांटे हैं। किसको, उत्प्रेरण को। तो भौतिक अवस्था हम लोग समझते हैं, भौतिक अवस्था क्या बच्चों, हर चीज़ की तीन अवस्थाएं होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो यही क्या है, भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है। तो इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है। दोनों को हम एग्जाम्पल पहले दे के समझाते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग देखिएगा। SO2 यानी क्या, SO2 क्या होता है बच्चों, गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी क्या होता है बच्चों, गैस होता है, जी गैस के लिए। और NO उत्प्रेरक के रूप में ये भी क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, गैस है। बनेगा क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो SO2 2SO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। N2 प्लस H2। N2 क्या बच्चों, नाइट्रोजन गैस है। H2 क्या है बच्चों, ये भी गैस है। NH3 भी क्या होता है, गैस होता है। और 3 बैलेंस किए हैं, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में Fe यानी लोहे का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते हैं लोहा क्या होता है बच्चों, ठोस होता है। तो देखते हैं, तो इस इक्वेशन को देखें हम, तो अभिकारक जो है, इस इक्वेशन में अभिकारक क्या है, गैसीय अवस्था में है। और उत्प्रेरक किस अवस्था, उत्प्रेरक भी क्या है, गैसीय अवस्था में। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का जो अवस्था है, दोनों का अवस्था क्या है, समान है। और इसमें क्या है बच्चों, अभिकारक जो है ये गैसीय अवस्था में है, और उत्प्रेरक किस अवस्था में, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। यानी कि यहाँ पे दोनों की अवस्थाओं में क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों अवस्था में अलग हैं। तो जब अवस्था समान हो तो उसको हम समांगी उत्प्रेरण कहेंगे, और जब अवस्था भिन्न हो, अलग अलग हो, किसकी, तो अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान हो, उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो समांगी उत्प्रेरण वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में, भिन्न प्रावस्था में होते हैं। क्या, भिन्न प्रावस्था में होते हैं, ठीक है। यानी कि समझने वाली बात है कि अगर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान हो, जैसे कि इसमें है गैस है, सॉलिड होता, लिक्विड होता, तो वह कौन सा उत्प्रेरण कहलाता, समांगी उत्प्रेरण कहलाता। और
अगर विषमांक अब जब दोनों में विषमताएं हो यानी असमानताएं हो, भिन्न हो, यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या हो, दोनों की अवस्था में अंतर हो, तो वह क्या कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो बस परिभाषा क्या है, वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में होते हैं उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, और वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रवस्था में होते हैं उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें अगर कोई समस्या है तो, और शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक ही हमें मनोबल देता है कि आगे मैं वीडियो बनाऊं। इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। Peace.